जैसा कि आपने बोला कि फीमेल के सोचने का तरीका, मेल के सोचने का तरीका, इवन लाइफ में जीने का भी तरीका बहुत डिफरेंट होता है, बायोलॉजिकली, मेंटली, फिजिकली, हर चीज़ में बहुत डिफरेंस है। एक साइकोलॉजिस्ट के जेंडर का उसकी थेरेपी पे भी असर पड़ता है क्या? क्योंकि अगर मेल किसी को डायग्नोस कर रहा है और एक फीमेल कर रही है, क्योंकि उनके सोचने के तरीके बहुत डिफरेंट है, लेकिन पेशेंट का प्रॉब्लम सेम है, तो क्या उस पे भी बहुत असर पड़ सकता है? हाँ, डेफ़िनेटली। जैसे मैं मेल या फीमेल से ज़्यादा 2 मेल साइकोलॉजिस्ट या 2 फीमेल साइकोलॉजिस्ट भी अगर बैठे हैं किसी के साथ, डायग्नोसिस तो चलो मान लिया, क्योंकि क्या होता है क्वेश्चनर होते हैं वो तो सभी सेम ही मार्क्स देंगे वैसा। लेकिन थेरेपी स्टाइल बोलो या फिर कभी-कभी क्या होता है, सामने वाला क्या आपको बोल रहा है, उसमें डिफरेंस होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल काफ़ी बार फीमेल अगर कोई क्लाइंट है जो थोड़ी बहुत कंज़र्वेटिव है, जिसको अभी तक रेपो या ट्रस्ट बिल्ड नहीं हुआ, तो हो सकता है मेल थेरेपिस्ट के साथ कुछ ऐसी चीज़ें, स्पेशली सेक्सुअल अब्यूज़ या ऐसी चीज़ें हो, कंफर्टेबल ना हो शेयर करने के लिए, जिसकी वजह से क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है वो जो मिस आउट हो जाए और उसकी वजह से इम्पैक्ट पड़े। सिमिलर है कि कभी कभी हो सकता है कि 2 थेरेपिस्ट है, उनका रेपो क्या है, अगर हाँ। आपको एक जन मिल रहा है और दूसरा जन मिल रहा है, तो आप किसके साथ कंफर्टेबल बैठते हो उसके ऊपर। तो मैं तो मानता हूँ मेल फीमेल में तो 100% कुछ ना कुछ चेंज होगा, लेकिन 2 अलग थेरेपिस्ट के पास भी ये होगा। मैं काफ़ी बार लोग मुझे पूछते हैं कि अच्छा थेरेपिस्ट कैसे ढूँढूँ? मेरा मानना ये है एक कि जनरल क्वेश्चन। क्वेश्चन होता है, मेरा मानना ये है कि स्किल्स तो देखो सबके पास कुछ ना कुछ होती है। मैं हिप्नोथेरेपी कर रहा हूँ, कोई और थेरेपी कर रहा होगा, सबके रिजल्ट्स होते हैं, तो किसी को कुछ नहीं है। लेकिन मेरा मानना है कि आप अगर कंसल्टेशन लेते हो, आप सेफ और कंफर्टेबल फ़ील करते हो, तो एक पहला अच्छा इंडिकेटर है कि आप उनके साथ जाओ। अगर आप कंफर्टेबल हो सब चीज़ें शेयर करने के लिए, बिकॉज़ समटाइम्स वो जो रेपो होता है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। कभी-कभी आप बड़े साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाओ, लेकिन अगर एक विंडो जैसा बीच में है, जहाँ पे आप भी कंफर्टेबल नहीं, आपको लग रहा है यार ये मेरे को जज कर रहा है या फिर ये मेरे को सही से सुन नहीं रहा है, तो वो माइंड लेगा नहीं चीज़ें। माइंड को एक कंफर्ट, सेफ्टी ज़रूरी है। सबकॉन्शियस माइंड का बहुत अगर हील होना है ना सबकॉन्शियसली, तो सबकॉन्शियस माइंड का बहुत बड़ा क्राइटेरिया ये है कि उसको सेफ्टी और ट्रस्ट फ़ील होना चाहिए। तभी आगे बात चली। इसलिए मैं कभी-कभी मैं बोलता हूँ मेरे साथ नहीं, अगर किसी को सेशन में कभी-कभी फॉलोवर्स होते हैं जो पूछ लेते हैं, मैं बोलता हूँ ऐसा नहीं है कि मेरे पास ही थेरेपी लो। आप किसी के पास लो जिसके कम फॉलोवर्स हो, जिसकी हो सकता है स्किल्स या उतना साल काम भी नहीं किया, लेकिन अगर आपको उसके साथ ट्रस्ट बिल्ड हो ना, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो अलग-अलग इंसान में अलग-अलग टाइम पे आ सकता है। दूसरा एक होता है कि खुद का प्रोग्रामिंग साइकोलॉजिस्ट का। हम्म। अगर सोचो मैं एज़ अ साइकोलॉजिस्ट मानता हूँ कि एक पर्टिकुलर रेस के लोग खराब ही होते हैं और वही मेरे सामने आके बैठ गया, तो मेरा पूरा कॉन्सेप्ट या उसकी स्टोरी को देखने का नज़रिया ही अलग होगा। इसी वजह से थेरेपिस्ट एक तो न्यूट्रल हो कि कुछ भी बोल दे। मैं जैसे बोलता हूँ मेरे सामने कोई मर्डर करके भी बैठा ना, हाँ, वो एक क्रिमिनल है, वो अलग स्टोरी है, लेकिन मेरे सामने एक क्लाइंट बैठा है ना, तो मैं उसको ऐसे देखूँगा एज़ इफ कि यार यार इसके लिए सही होगा तो ही किया। सो कभी-कभी क्या होता है थेरेपिस्ट की प्रोग्रामिंग, उसका सोचने का तरीका, वहाँ पे डिफरेंशिएटर आ सकता है। जैसे मैं लड़के की तरह ही सोचूँगा। लड़की कितना भी उसका प्रॉब्लम बोल दे, मैं समझने की कोशिश करूँगा, लेकिन कभी मैं वो फ़ील नहीं कर पाऊँगा, जो यहाँ पे एक लड़की बैठ के फ़ील करेगी उसका पेन। सेम चीज़ लड़के का है कि लड़का बैठा है तो मैं कोरिलेट करूँगा, यार 5 दोस्त हैं जो उसको चिढ़ाते हैं। मैं आराम से कोरिलेट कर दूँगा और वो हँसता है। लेकिन एक लड़की यहाँ पे बैठी है, वो परसेप्शन नहीं ला पाएगी क्योंकि वो इस चीज़ से गुज़री नहीं है। सो वहाँ पे वो डिफ़रेंस आ सकता है। लेकिन मेजरली जो मैंने देखा है कि बहुत सारे मेल थेरेपिस्ट हैं, जो बहुत फीमेल्स के साथ काफ़ी अच्छे हैं और उल्टा भी है। बट कभी-कभी स्पेसिफिक हो जाता है। कभी-कभी तो रेस स्पेसिफिक होता है। यहाँ पे नहीं होता, लेकिन वेस्ट में वो ब्लैक है तो बोलता है मुझे ब्लैक थेरेपिस्ट ही चाहिए, बिकॉज़ दे फील कि वो मुझे अच्छे से ज़्यादा समझेगी। वो आपने जो बोला कि वो कंफर्टेबल फील कर फ़ील पाते हैं, करे, मे बी हाँ जी, वही एक रीज़न। मेजर रीजन हो सकता है। बट इवेंचुअली जो सबकॉन्शियस की फ़ील्ड जो है ना और थेरेपी की, उसमें खेल रेपो का है, एक बॉन्ड का है। अगर आप अनकॉन्शियस माइंड के साथ एक सेफ्टी, ट्रस्ट वाला रिलेशनशिप बिल्ड करो ना, तो सबकॉन्शियस सामने से ही चीज़ें कर देगा। आपका आधा काम हो चुका है। अगर वो आप बिल्ड ना करो, तो आप बड़े से बड़ी टेक्निक कर दो। आपके बाजू में 2 भगवान आके बैठ जाए, बोले ये कर ले, कुछ नहीं होगा। क्वेश्चन होगा। सो दैट इज़ वेयर आई फील ट्रस्ट, सेफ्टी और वो रेपो बिल्ड करना बहुत इम्पोर्टेंट है। आपने भी मर्डर का नाम लेके, एक मर्डर बैठा है मेरे सामने, तो उससे मुझे एक चीज़ याद आती कि आज की डेट में रेप, एसिड अटैक्स जैसी एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही हैं और दिन पे दिन बढ़ रही हैं, इनके नंबर्स बढ़ रहे हैं, ये फ्रैक्शनली बढ़ रहे हैं। तो इनके पीछे की क्या साइकोलॉजी होती है, क्या माइंड होता है उनका, क्या किस कारण से वो इतने बड़े स्टेप्स लेने के लिए भी सोचते भी नहीं है कि इसका क्या रिजल्ट हो सकता है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, सामने वाले की लाइफ पे क्या हो सकते हैं, मेरी लाइफ पे क्या हो सकते हैं। ओके। सो इसमें 2-3 चीज़ें हैं।
किसी में हो सकता है मिक्स हो, किसी में तीनों एक्सक्लूसिव हो। सबसे पहले तो मोस्टली जो एक्सट्रीम ये जो क्रिमिनल्स होते हैं, मर्डर, रेप, उसके लाइफ में 90 टू 95% लोगों की लाइफ में आप पीछे जाओगे ना, तो ये जो मैंने एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस की बात की, बचपन में ट्रॉमा, बचपन में अब्यूज़ आएगा ही आएगा। तो एक तो है कि उनका माइंड एक तो नेगेटिवली प्रोग्राम हुआ है और बहुत सारा उन्होंने खुद नेगेटिव इमोशन सप्रेस किए होंगे, फील किए होंगे, तो ये हिस्ट्री रहती है। मतलब ये है कि उनके पास ट्रॉमा की हिस्ट्री है, वो लोग खुद विक्टिम रहे हैं। वो हो सकता है रेप के विक्टिम नहीं थे, लेकिन रोज पापा बेल्ट से मारते थे, बट वो खुद एक तरीके के विक्टिम रहे हैं। लेकिन ये चीज उनको वैलिडेट नहीं कर सकती कि इसने आके क्यों क्राइम कर दिया। आगे जाके जब भी इन्होंने ये खुद विक्टिम रहे हैं ना, तो कुछ उनके अंदर इनसिक्योरिटीज भी आती है। जैसे उनका सेल्फ एस्टीम काफी लो होता है। उनको होता है कि यार मैं कहीं पे मेरा पावर दिखाऊं सबकॉन्शियसली, क्योंकि मैंने इतना सप्रेस किया, मैं कहीं पे पावरफुल दिखूं। रेप फॉर एग्जाम्पल सेक्सुअल चीज है, लेकिन 90% लोग सेक्सुअल चीज के लिए वो नहीं करते। प्लेजर के लिए नहीं कर रहे, प्लेजर के लिए सेक्सुअल। कोई नहीं कर रहा। हाँ। प्लेजर आपको 500 रुपये मिल जाएगा, होना नहीं चाहिए लेकिन मिल जाएगा। लेकिन पैसे वाला इंसान भी रेप करेगा। अगर उसको प्लेजर ही चाहिए था तो वो एक्सट्रीम स्टेप नहीं लेता। वो ये जो मैं बोल रहा हूँ पावर गेम हो गया, वो जो उसका लो सेल्फ एस्टीम है ना, कहीं पे उसको पावरफुल बनने का मौका मिल रहा है, तो पावर गेम हो जाता है। उसके साथ साथ मुझे और एक चीज लगती है कि कहीं ना कहीं पे इनकी जो साइकोलॉजी है, फॉर एग्जाम्पल जैसा बोलो कि एक्सट्रीम मार दिया, वो सेल्फ सैबोटाज की भी है। सबकॉन्शियसली, कॉन्शियसली वो सोच सकता है मैं रेप करके बच जाऊंगा, मर्डर करके बच जाऊंगा, लेकिन मोस्ट लोग पकड़े जाते हैं। वो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली उनकी हिस्ट्री देखोगे छोटा मोटा, वो सेल्फ सैबोटाज करते हैं। मतलब वो ऐसे स्टेप्स लेंगे जिससे उनको ही हार्म हो। और वो अगेन कहीं पे बचपन में स्टोरीज है जहाँ पे उनको माता पिता मारते थे जो थे, वहां से उन्होंने एक सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग ली। वही बच्चा स्कूल में भी झगड़ा करेगा, वो चोरी करके भी पकड़ा जाएगा, वही इंसान कोई क्राइम करके भी खुद के पैर पे जैसे कुल्हाड़ी मार दी। वही है वो इसको एन्जॉय भी एक्सट्रीम। कर रहा है एक तरीके से। और चौथा अगर आप जाओ कि वो एंजॉय करने लग गए, मतलब उनका इतना ज्यादा डिटैचमेंट हो गया है, वो जो उनका एम्पैथी बोल दो, जो इमोशनल साइड है अच्छी, जहाँ पे हम दूसरों के लिए बुरा फील करते हैं, वो इतना सप्रेस हो चुका है, उतना दब चुका है, बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस, ये जो हमने बात करे। फिर उनको वो पेन नहीं लगता, वो जो मजा आता है उनको, उनको पावर फील करता है। जैसे एक विलन मूवी आई थी, उसकी बीवी के सामने वो कुछ नहीं बोल सकता। अगेन ये मूवी है लेकिन एग्जाम्पल अच्छा है। तो वो पावर एक दूसरी औरत पे दिखाएगा। बचपन में माँ बाप को वो मार नहीं सकता था, लेकिन आज उसको एक अकेली लड़की मिल गई तो वो कर ले। वो कर रहा है। मतलब कहीं न कहीं अपने माइंड में अपने आप को अपलिफ्ट करने के लिए ऐसी एक्टिविटी कर हाँ, मतलब कुछ ना कुछ वॉइड है, जिसको अगर आप थेरेपी या ऐसी साइकोलॉजी में बोलेंगे, एक वॉइड है उसके अंदर पावर का, या उसके अंदर एक पार्ट है जो वो फील करना चाहता है, तो उसको भरने के लिए हुँ। वॉइड को वो कर सकता है। जैसा कि आपने बोला कि एक किसी पर्सनल ट्रॉमा या लाइफ में कोई ऐसे इंसिडेंट होता है जिसकी वजह से लोग ये करते हैं। आपने लव का भी कई बार नाम लिया कि लव रिलेशनशिप में भी ऐसी कई चीज़ होती है जिसको लोग ट्रॉमेटाइज़ फील करने लग जाते हैं। एक रिजेक्शन एक एक पार्ट है लाइफ का लोगों के। रिजेक्शन कई तरीके से लोगों की लाइफ में आता है कि जैसे लव रिलेशन में हो गया या सक्सेस में हो गया, करियर में हो गया, या हम ग्रो नहीं कर पा रहे, किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं लेकिन बॉस आपको रिजेक्ट कर रहा है, आप भले कितने भी काबिल हो। उस वजह से भी लोग बहुत बड़े-बड़े स्टेप्स ले लेते हैं कि हम सुसाइड ही कर लेते हैं लोग, कि यार मैं तो मेरी लाइफ में मुझे उसने छोड़ दिया या मुझे उसने बढ़ने, तो वो सुसाइड कर लेते हैं। हाँ। तो रिजेक्शन इतना बड़ा रोल कैसे प्ले करता है कि हम अपनी लाइफ ही एंड कर देते हैं और लोग उसके आगे नहीं सोच पाते कि हम अगर रिजेक्ट एक जगह से हो रहे हैं तो हम दूसरे पे शिफ्ट करें। सो पहले तो रिजेक्शन होता है, उसके साथ काफी सारे इमोशंस आते हैं। जैसे आपके लाइफ में इमोशंस आ रहे हैं ना, आप लॉजिकली आगे सोच ही नहीं पाओगे। रिजेक्शन बोल दो, स्पेशली बड़ी चीज़ में जिसके ऊपर ऑलरेडी उन्होंने बहुत इन्वेस्ट करा है, उनकी एक्सपेक्टेशंस होती है। बॉस मान लो, लव लाइफ मान लो, लड़की मान लो, रोमांस। एज़ सून एज़ वो रिजेक्शन आता है ना, तो एक तो इंटेंसिटी काफ़ी हाई होगी क्योंकि एक्सपेक्टेशंस हाई थी। छोटा-मोटा रिजेक्शन से वो सुसाइड नहीं कर रहा। जो उसने बोल दिया ना, चल ना मैं तेरे से बात नहीं कर रहा, नहीं करेगा। लेकिन वो लड़की ने ब्रेकअप कर लिया और आज वो शादी कर रही है। तो वो क्यों? क्योंकि मेरा एक्सपेक्टेशंस, मेरा इन्वेस्टमेंट और मेरा ऑलरेडी उसके तरफ जो इमोशन या जो भी परसेप्शन था, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट था मेरी लाइफ में। और तब वहाँ से धक्का है, तो पहले तो इमोशनल इंटेंसिटी हाई होती है। मोस्ट केसेस में सुसाइड के टाइम पे, अगेन सब नहीं, लेकिन डिप्रेशन, इंसान एंशियस तो होगा ही, लेकिन सबसे ज़्यादा सुसाइडल केस में वो डिप्रेस्ड होता है। और ये जो रिजेक्शन है वो पहले डिप्रेशन लेके आता है, और डिप्रेशन फिर
सुसाइड सुसाइड लेके आता है। उसके बीच में काफ़ी इंटरेस्टिंग क्यों सवाल है, क्योंकि मैं अभी अहमदाबाद में था, वहाँ पे सर रिसर्च कर रहे अभी पाइपलाइन में, तो मेरे को डाँट ना दे के मैं डाल दिया। लेकिन बोलते हैं कि लोनलीनेस भी बीच में आ सकता है। रिजेक्शन, लोनलीनेस loneliness। बिकॉज़ ऑफ वेरियस रीज़न, लव या कुछ, दैट लीड्स टू डिप्रेशन, डिप्रेशन से ये सब पूरा जो भी हो, डिप्रेशन का हो कुछ भी, आप देखोगे हाईली डिप्रेस्ड इंसान पहले तो सैड, लो रहेगा, लोगों के साथ शेयर नहीं करेगा चीज़ें। तो जो डिप्रेशन की इंटेंसिटी है, उसके साथ-साथ वो जो रिजेक्शन का इमोशन है, वो ये सब चीज़ों में आपको कर सकता है ट्रिगर कि वो सुसाइड करे। और अगर आप इंटरेस्टिंग, अगर मैं थोड़ा एक स्टेप पीछे जाऊँ ना, लेकिन इस सुसाइड को भी फिर आप लिंक कर सकते हो कि बचपन में एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस जिसके ज़्यादा होते हैं, चांसेस ज़्यादा है कि वो ट्रिगर जल्दी हो, डिप्रेस जल्दी हो और सुसाइड करे। तो अगेन आप थोड़ा बहुत पुश करोगे तो बचपन की मेमोरीज़ काफ़ी, इवन दो याद नहीं है और हम लोग बहुत लाइटली लेते हैं। लेकिन आज से 10 साल बाद आप देखोगे, ये बचपन की मेमोरीज़ साइकोलॉजी में, स्लीप, ड्रीम्स और आपकी जो रिलैक्सेशन सिस्टम को कैसे एक्टिवेट करो नेचुरली, ये तीनों फ्रंट लाइन पे होंगे। इसके पीछे लोग भागेंगे, जो आज हो सकता है कम लोग भाग रहे हो, आज की जो भी डेट है, आप 10 साल बाद जो ऑडियंस है आना और ये पेज देखना और फिर देखना ट्रेंड्स जो होंगे ना साइकोलॉजी में, ये 3 के पीछे होंगे, क्योंकि 3 सबसे रूट्स है बहुत सारे प्रॉब्लम्स के और तीनों में आंसर है हीलिंग का। तो धीरे-धीरे अभी जैसे हमारा परसेप्शंस बढ़ रहा है साइकोलॉजी में, माइंड में, ये तीनों बिल्डिंग ब्लॉक्स हो जाएँगे। हम्म। इंडिया वैसे तो लोवेस्ट है ना डाइवर्स रेट कंट्री है ऑल ओवर द वर्ल्ड, लेकिन यहाँ पे भी डाइवर्स रेट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, जो हम पहले बहुत कम देखते थे आज की डेट में बहुत कॉमन हो गया है। और इसमें भी जो सबसे बड़ा रीज़न है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है। मेरा ऐसा मानना है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दो कारणों से हो सकता है। एक, या तो आप अपने पार्टनर से किसी चीज़ से बहुत नाराज़ या दुखी या आप वो परेशान है इससे है ना अपने पार्टनर से, या फिर आपका इंटरेस्ट ख़त्म हो गया है। आपके हिसाब से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करना प्लेजर साइड ज़्यादा है कि हम कोई किसी की तरफ अट्रैक्ट ज़्यादा हो रहे हैं इसलिए हम कर रहे हैं, या वो उनकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम की वजह से है? लेकिन इसके साथ मैं चाहूँगा कि आप इसमें एक सॉल्यूशन भी दें कि हम कैसे अपने पार्टनर के साथ आगे, जैसे कोई न्यूली वेड कपल है जिसे नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है, कैसे वो इस स्टेज से बच सकता है? ओके, सो सबसे पहले तो दोनों कारण हो सकते हैं। हो सकता है सेक्सुअल लाइफ सही ना हो, हुँ। सो दैट फिर वो दोनों हो सकते हैं, देखो मेल फीमेल्स दोनों इक्वली आई थिंक अभी अगर डेटा देखोगे चीटिंग में या एक्स्ट्रा मैरिटल में है। तो एक तो प्लेज़र एक बहुत बड़ा पार्ट है। कवर पार्ट। प्लेज़र एक तो इंडियन सोसाइटी में उतना खुल के बात नहीं होती। लेकिन एक कपल की बॉन्डिंग से लेके एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप में कभी-कभी खाली प्लेज़र सही हो और 5 चीज़ें बिगड़ी हो ना तो डिवोर्स रेट कम है। बट अगर ये ऊपर-नीचे गया तो चांसेस ज़्यादा है कि और कॉम्प्लिकेशंस आएँगे। इवन दो ये प्रायोरिटी नहीं है, लेकिन फॉर योर माइंड, फॉर योर इमोशंस, फॉर व्हाटएवर, ये बहुत ही बड़ा एक हिस्सा है, एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। प्ले करता है। सो एक तो वो हो सकता है। दूसरा है कि जैसे आपने बोला इमोशनल नीड्स हो सकती है। वो हो सकता है कि घर पे स्ट्रेस रहता है, तुम्हें बाहर अच्छा लग जाए। वरना हस्बैंड वो इमोशनल सपोर्ट नहीं दे रहा, ये दे रहा है। हस्बैंड वो फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं दे रहा, वो भी फाइनेंशियली इनडायरेक्टली वो स्ट्रेस कम करेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। सो मेरा मानना है और एक ये है कि अभी ईज़ी एक्सेस है। बिल्कुल। आज आपको चीटिंग करना है तो 2 ऐप डाउनलोड करनी है। आपको 3 मिनट में एक मैच मिल जाएगी। चौथे मिनट पे आप कै कॉफ़ी में हो सकते हो, 5वें मिनट पे कुछ और। कुछ जो पहले कम था। पहले कॉन्टैक्ट्स थे लेकिन वो नोन लोगों में मेरा भाई इसको जानता है, इस दिन कहीं पे मिल गई चालू हो गया। वो काफ़ी रेयर और काफ़ी लंबा प्रोसेस एंड इसी वजह से वो दिमाग में भी नहीं था। अब क्या हो गया कि बहुत ही ईज़ ऑफ कम्युनिकेशन हो गया। आज अगर मुझे एक लड़की पसंद है, एक खाली उसका इंस्टाग्राम का हैंडल मिल गया तो मैं उसको मैसेज कर सकता हूँ। वो आज से 10 साल पहले तो नंबर ढूँढना किसी का तो लैंडलाइन ना हो। तो एक तो टेक्नोलॉजी की वजह से ओवरऑल नॉट ओनली मैरिज में लेकिन रिलेशनशिप्स काफ़ी फ़ास्ट अ, अब चीटिंग एज़ वेल एज़ अप्रोचेस काफ़ी ईज़ी हो गए हैं। और अगर ये सब बढ़ेगा मतलब हर उसके साथ जो चीज़ें आती हैं वो बढ़ने वाली है। जो आप सॉल्यूशन की बात कर रहे हो तो मेरे से ज़्यादा एक साइकोलॉजिस्ट है जिसने 30 साल रिलेशनशिप और उस सब चीज़ों में रिसर्च किया है। वो एक कपल को बिठाएगा, बिठा के 5 मिनट में 90% एक्यूरेसी से बोल सकते हैं ये डिवोर्स करेगा कि नहीं करेगा। हुँ। जो काफ़ी न्यूली हाई वेड है। हो तब भी। कोई भी हो वो उनका इंटरैक्शन देखेगा
वो 5-10 मिनट में 90% एक्यूरेसी कि ये लोग डिवाइस करेंगे, इसने बोल दिया ना, मतलब 10 में से 9 लोग को बोला है तो 9 लोग का हो रहा है। तो उन्होंने एक बुक लिखी है 7 प्रिंसिपल्स ऑफ मेकिंग योर मैरिज वर्क, जिसमें पहले तो उसने 2 चैप्टर्स में खाली और खाली वो जो क्राइटेरिया क्या देखता है कपल में, जिससे उसको पता चलता है कि ये डिवोर्स करेंगे, वो लिखे हैं। मतलब आप पहले 2 चैप्टर पे जाओगे और मार्क करोगे अरे ये हम कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे, और उसमें अगर आपको 3-4 पॉइंट मिल गए जो आप कर रहे हो, तो पहले तो वो करना बंद कर दो। क्योंकि वो अगर आपके लाइफ में है रिलेशनशिप में, तो चांसेस है कि आपका डिवोर्स हो सकता है। तो फर्स्ट इज़ आपको रेड फ्लैग्स मिल जाएँगे जो अवॉइड करने हैं। लेकिन आगे जाके उसके रिसर्च के हिसाब से उसके पास टेक्निक्स है या फिर कुछ टिप्स है, जिससे आप अपनी जो हिलती हुई मैरिड लाइफ है, अगर दोनों चाहो, एक एक हाथ से ताली बजेगी नहीं। वो एक बंद करेगी, दूसरा तो करेगा, तो अगर दोनों चाहो, तो कुछ ऐसी चीज़ें कर सकते हो जिससे वो जो रोमांस बोल दो, वो जो स्पार्क बोल दो, वो धीरे-धीरे वापस आए एंड इवेंचुअली बढ़े। सो मेरे से बड़े, और मैंने इनके बारे में बात की है छोटी-मोटी टिप्स, लेकिन अगर एक्चुअली में समझना है और किसी को एक्चुअली में ये नहीं कि एक मैं छोटा-सा आंसर दूँ, तो 7 प्रिंसिपल्स ऑफ मेकिंग अ मैरिज वर्क बहुत ही सिंपल बुक है, हाइली रिकमेंडेड अगर रिलेशनशिप्स में अगर आप जा रहे हो।